मंडली सामने बैठी हुई थी। जिज्ञासा और समाधान का क्रम चल रहा था। एक शिष्य खड़ा हुआ और उसने पूछा, गुरुदेव क्या कारण है? एक आदमी जन्म से लेकर मृत्यु तक पूर्ण स्वस्थ रहता है, 70-80 साल में कभी एक टेबलेट खाने का काम नहीं पड़ता है, और दूसरी तरफ कुछ जीव ऐसे होते हैं जो गर्भ में आने से लेकर अंतिम सांस तक टेबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, ड्रिप पर ही जीते हैं। दूसरा शिष्य खड़ा हुआ, धनदे क्या कारण है? एक व्यक्ति तो अरबपति है, खरबपति है, उसको ये पता नहीं मेरे पास कितना है, संभाला नहीं जा रहा है, इतने बंगले हैं। दूसरी तरफ एक व्यक्ति के पास पूरी रोटी भी खाने को नहीं है। तीसरा शिष्य खड़ा हुआ, उसने प्रश्न किया, भंते क्या बात है? एक स्टूडेंट तो थोड़ा सा पढ़ता है और 100% मार्क्स ले आता है, और दूसरा दिन रात माथा पच्ची करता है, एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के बैठता है कि सारा दिमाग ब्लैंक हो जाता। बहुत ऐसे केस आते हैं हमारे पास। सामने जी कोई मंत्र बताइए ना, ऐसे हो जाता है हमारे। चौथा शिष्य फिर खड़ा हुआ, उसने पूछा, गुरुदेव क्या कारण है? एक व्यक्ति खड़ा होता है कि कहता है मुझे एक साथ मास खमण की तपस्या पचका दो, 30 दिन की तपस्या पचका दो, इसका उतना स्ट्रॉन्ग मनोबल, शारीरिक बल है। दूसरी तरफ एक संवत्सरी का उपवास करने से भी घबराता है। क्यों भाई? ठीक है, आपने गीत में भी सुना, ये सारी विविधताएं, ये सारे विषमताएं हमें इस संसार में दिखाई देती हैं। What is the reason behind it? कर्मवाद, एक शब्द में कहें तो कर्मवाद। हमें मनुष्य जगत में तो ये विषमताएं दिखाई देती हैं। अब आप थोड़ा सा वनस्पति जगत की ओर जाएंगे तो आपको ये सारी विविधताएं भी वहां पर दिखाई देंगी। कोई टमाटर है वो लाल कलर का है, रेड कलर का है, मिर्ची है वो ग्रीन कलर की है, एप्पल है, बनाना है, पपीता है, सबके कलर अलग अलग। किसी का नींबू का रस खट्टा है, आम मीठा है, और सूंठ का तीखा है। रस भी सबके अलग अलग है। कोई वनस्पति है तो बड़ी सॉफ्ट है और कोई वनस्पति बड़ी कठोर है। एक वनस्पति का आयुष्य बहुत छोटा है, एक वनस्पति का आयुष्य बहुत बड़ा है। एक वनस्पति है वो राजस्थान की मरुभूमि में ही उगेगी, मिट्टी में ही उगेगी, पठारों में ही उगेगी। एक वनस्पति है वो हिमालय में ही उगेगी। आप वनस्पति जगत में भी ये सभी विषमताएं, विविधताएं देखते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इनके भी इस विविधता का, विषमता का रहस्य क्या है? बोलिए। कर्मवाद। ऐसा दुनिया में एक भी जीव नहीं है कि जिसके कर्म न लगे हुए हों। मैं आपको प्रश्न एक छोड़ देती हूँ, अंत में आप मुझे बताएंगे, फिर नहीं तो होमवर्क करेंगे। दुनिया में जीव ज्यादा है या अजीव ज्यादा है? लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग, दुनिया में जीव ज्यादा है या अजीव ज्यादा है? प्रश्न है, थिंक। तो ये जो वनस्पति जगत हमें दिखाई देता है, ये भी 8 कर्मों से बंधा हुआ है। एक छोटा सा जीव 8 कर्मों से बंधा हुआ है। वनस्पति में भी 2 अज्ञान होते हैं, मति ज्ञान यानी ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोक्षम इनमें भी है, ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोक्षम उदय भाव इनमें भी है। इनमें भी 2 अज्ञान होते हैं। अज्ञान कहने का मतलब ये है
कि वो मिथ्या दृष्टि है, इसलिए उनका ज्ञान भी अज्ञान कहलाता है। आप भी यदि मिथ्या दृष्टि हो तो आपका ज्ञान ज्ञान नहीं कहलाएगा, फिर आपको मति अज्ञानी कहना पड़ेगा। और वनस्पति जगत के तो जीव मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, इसलिए उनमें दो अज्ञान है, मति अज्ञान है और श्रुत अज्ञान है। कैसे हैं देखिए। जैन दर्शन कहता है कि वनस्पति में केवल एक इंद्रिय होती है। कौन सी बताएंगे? स्पर्शन इंद्रिय होती है। अब इनको सर्दी लगती है, बोलो, सर्दी का अनुभव करते हैं, गर्मी का अनुभव करते हैं, धूप का अनुभव करते हैं, ठंड का अनुभव करते हैं। कोई कोई वृक्ष ऐसे होते हैं जिनको ज्यादा टच करोगे तो उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। इट मीन्स दे हैव द सेंस ऑफ टच। उनके पास स्पर्शन इंद्रिय का ज्ञान है। इन हरियाली के जीवों में बहुत से जीव ऐसे हैं जो आपसे पहले मोक्ष जाने वाले हैं। क्या कह रही हूं मैं, सुना आपने? हरियाली में कई जीव, असंख्य जीव, लाखों करोड़ों जीव ऐसे हैं जो कुछ एक भवों में मोक्ष जाने वाले हैं। मरुदेवा माता वनस्पति जगत से आई थी, न तो कोई तपस्या की, न कोई सामायिक की, न कोई माला फेरी। हम तो इतना करते हैं, परंतु मनुष्य बनी और तत्काल मोक्ष चली गई। तो ये जो बातें हैं, इनको सर्दी गर्मी का अनुभव होता है। इट मीन्स उनके पास स्पर्शन इंद्रिय है। ये हमारा जैन दर्शन स्पष्ट करता है और हमें दिखाई भी देता है। अब प्रश्न होता है कि क्या पीछे की चार इंद्रियां, रसन, घ्राण, चक्षु और श्रोत, ये चार इंद्रियां इनमें है या नहीं? बोलिए। नहीं। वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही बताया कि वनस्पति जगत में ये चारों इंद्रियां नहीं है। बट मैंने कहा इनमें मति ज्ञान अज्ञान है, श्रुत अज्ञान है। तो मति अज्ञान का मतलब होता है कि पांच इंद्रियों का थोड़ा थोड़ा क्षोभम भाव इनके अंदर है। किसी जीव में दो ही इंद्रिय होती है। देखिए, चींटी के पास तीन ही इंद्रिय है। उसके पास आंख नहीं है, कान नहीं है, फिर भी वो नाक के माध्यम से थोड़ा थोड़ा चक्षु का और थोड़ा थोड़ा कान का ज्ञान भी कर लेती है। अब इनमें रसन इंद्रिय कैसे है? आप कह मत देना इनमें पांचों इंद्रियां हैं, बट उनका नॉलेज है, उनका सूक्ष्म भाग थोड़ा थोड़ा है। इनको कहते हैं पादप। पेड़ का एक नाम आता है पादप। पादई पिबती इति पादपै, जो पांवों से पीता है उसे पादप कहते हैं। पादप यानी वृक्ष, ट्री, पैरों से पानी पीते हैं। अब रसन इंद्रिय नहीं होगी तो फिर वो पानी कैसे पिएंगे? उनका थोड़ा सा उनके पास सूक्ष्म भाव है। एक माँ अपनी बगिया थी छोटी सी, उसको रोज सींचती। हरी भरी थी बगिया। माँ को एक दिन पीहर जाना पड़ा, 1 महीने के लिए जाना पड़ा। माँ ने बगिया की सारी भुलावनी, सारी जिम्मेदारी बेटे को दे दी और बेटे को कहा, बेटा देख, ये मेरी सबसे प्यारी बगिया है, तुम इसको कभी भी वाटरिंग किए बिना मत छोड़ना। ठीक है माँ, मैं तुम्हारी बगिया के प्रति पूरा केयरफुल रहूंगा। अब वह बेटा क्या करता है? पानी सींचता है, पर किसको सींचता है? ऊपरी ऊपरी पत्तों को पानी सींचता है, ऊपर वाले पानी को, पत्तों को पानी सींचता है। क्या हुआ? 1 महीने के बाद जब मम्मी आई तो सारी बगिया सूख चुकी थी। इट मीन्स इट प्रूव, दिस एग्जाम्पल प्रूव दैट कि वो थोड़ा थोड़ा रसन इंद्रिय का ज्ञान भी रखते हैं, थोड़ा थोड़ा घ्राण इंद्रिय का ज्ञान भी रखते हैं। आप सूंघते हैं, पेड़ पौधे भी सूंघते हैं। आप देखिए, एक बहन ने प्रयोग किया, एक बर्तन में, एक बॉक्स में एक अनराइप्ड फल रखा
और एक राइप्ड फल रखा, कच्चा फल और पक्का फल रखा। क्या हुआ? कुछ समय के बाद जो कच्चा फल था वह पके फल की स्मेल से पक गया। तो इट मीन्स ये पौधे भी घ्राण इंद्रिय का अनुभव करते हैं। फ्लोरिडा में 20वीं सदी में साइंटिस्ट ने एक प्रयोग किया कि कुछ पौधों को केरोसिन की हीट दी गई, केरोसिन की हीट दी गई तो वे फल पक गए, कच्चे थे पक गए। उन्हीं फलों को जब इलेक्ट्रिक की हीट दी गई तो वे पौधे फल नहीं पके। इट मीन्स जो फल हैं वे भी इस बात का अनुभव करते हैं कि ये इलेक्ट्रिक की स्मेल है और ये केरोसिन की स्मेल है। थोड़ा थोड़ा उन्हें घ्राण इंद्रिय का ज्ञान भी होता है। आप देखते हैं फूलों पर भंवरे मंडराते हैं, तितलियां मंडराती हैं। क्यों? यदि उनमें सौरभ नहीं होती, फूल नहीं होते तो फिर उन पर तितलियां भंवरे क्यों जाते? इट मीन्स उनमें सुगंध है, घ्राणेंद्रिय का ज्ञान वे रखते हैं। उनमें थोड़ा थोड़ा चक्षु इंद्रिय का ज्ञान भी है। साइंस कहता है कुछ पौधे अंधेरे में ग्रो करते हैं, कुछ पौधे डे में ग्रो करते हैं। एक पौधा रखा गया और उसके 12 फीट दूर पर एक मंदी लैंप रखी गई 12 फीट की दूरी पर। और देखिए 3 घंटे के बाद वह पौधा है वो लैंप की ओर बेंड कर गया, लैंप की ओर झुक गया। इट मीन्स इट रिकॉग्नाइज द लाइट। उसने चक्षु इंद्रिय के सूक्ष्म भाव से, उसके नॉलेज से रोशनी को देख लिया, रोशनी को पहचान लिया। जगदीश चंद्र बसु का नाम बड़ा बॉटनी के अंदर, वेजिटेबल के प्रयोगों के अंदर बड़ा फेमस है। मैंने अपनी रिसर्च में भी उसको कोट किया है। एक बार वे विंडो के पास बैठे थे और किसी पौधे पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि पौधे की जो ब्राइटनेस थी, पौधे की जो ओजस्विता थी, उसमें थोड़ी सी कमी आ गई। जगदीश चंद्र बसु नहीं समझ पाए कि इसके पीछे क्या कारण है। जैसे ही उन्होंने आकाश की ओर देखा तो उन्हें पता लगा कि एक क्लाउड, एक बादल है वो वहां से गुजर रहा था और उस बादल की छाया है वो पौधे के ऊपर गिरी और पौधे के अंदर खेद पैदा हो गया, पौधे के अंदर शोक पैदा हो गया कि मुझे अंधेरे को फेस करना पड़ रहा है। और जैसे ही बादल हटा कि पौधे में वापस ब्राइटनेस आ गई। जगदीश चंद्र बसु जान गए कि बादल के क्रॉस करने के कारण पौधे में खेद आया है और बादल के चले जाने के बाद पौधे में पुनः ओजस्विता आ गई है। ये एग्जाम्पल सिद्ध करते हैं कि पौधे थोड़ा थोड़ा चक्षु इंद्रिय का ज्ञान भी रखते हैं। पौधों में थोड़ा थोड़ा श्रोतेंद्रिय का भी ज्ञान होता है। आप देखते हैं व्यवहार में बिजलियां कड़कती हैं, बादल चमकते हैं, बिजलियां चमकती हैं, बादल कड़कते हैं, जोर से थंडरिंग होती है। अनेक ऐसे जंगल के पौधे पेड़ बड़े बड़े होते हैं तो उस समय उनकी गर्जना से, आवाज से वे अपने पत्तों को झटक देते हैं। उन्होंने श्रोतेंद्रिय का ज्ञान था, उन्होंने उस आवाज को सुना और उसके कारण अपने पत्तों को गिरा। आपको बृहत कल्प भाष्य जो हमारा व्याख्या साहित्य का कहलाता है उसकी एक सही सच्ची घटना सुनाऊं कि पौधे कैसे सुनते हैं। एक राजा था, राजा के गधे जैसे कान थे, गर्दभ कन्नो, उसका नाम था गद्धब कन्नो, यानी राजा के कान कैसे थे? गधे जैसे थे। अब राजा को बड़ी शर्म महसूस होती थी तो वो हमेशा अपने कानों को कवर रखता था
कभी भी उनको ओपन नहीं रखता था। एक दिन राजा कुछ काम कर रहा होगा, अपना कपड़े वपड़े पहन रहा होगा, स्नान के लिए जा रहा होगा, तो अचानक क्या हुआ कि राजा के कमरे में मंत्री आ गया। मंत्री आ गया और मंत्री ने राजा के खुले कानों को देखा और बड़ा उसको आश्चर्य हुआ, ये क्या, राजा के कान और गधे जैसे। अब राजा ने उसको शपथ दिला दी, देख मंत्री, ये बात तुम्हें किसी को भी कहनी नहीं है। अब आदमी बादाम की कतली तो पचा सकता है, डाइजेस्ट कर सकता है, पर बात को डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। और कोई ऐसी वैसी बात हो तो बहुत जल्दी कहते हैं कि बातों के पैर नहीं होते, बातों के पर होते हैं, बातों के पंख होते हैं, वो बहुत जल्दी उड़ जाती है। अब मंत्री से रहा नहीं गया। अब उसे भय भी था मन में कि किसी व्यक्ति को कहूंगा तो राजा के पास तो चली जाएगी। अब उस मंत्री ने किसी व्यक्ति को तो नहीं कहा, पर क्या किया पता है, जंगल में गया और जाकर के एक पेड़ को कह दिया, वृक्ष को कह दिया, गद्धब कन्नो राया, गद्धब कन्नो राया, यानी राजा जी के कान गर्दभ जैसे हैं। अब वो बार बार रिपीट कर रहा था मंत्री, और ये बात वह पेड़ के जीव सुन रहे थे। कुछ महीने बीते, पेड़ सूख गया, पेड़ की लकड़ी काट ली गई और लकड़ी की एक बढ़ई के पास पहुंच गई। बढ़ई जो लकड़ी का काम करता है उसके पास पहुंच गई। तो उसने क्या किया, लकड़ी को काट पीट करके छांट करके उसका एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बना दिया। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बना योग ऐसा बना। अब ऐसा होता है, आपने कोई नई चीज की है, भाई मैं तो नई गाड़ी खरीदी है, मैं तो समणी जी को सबसे पहले गाड़ी लेकर के समणी जी के दर्शन करने के लिए जाऊंगा, मेरी गाड़ी सेफ रहेगी, गाड़ी को भी मंगल पाठ सुनाऊंगा, ऐसा होता है। अब उसने क्या किया, जिसने वो वाद्य यंत्र बनाया था उसने सोचा, रे अब इतना अच्छा बनाया तो सबसे पहले वाद्य यंत्र किसको सुनाऊं, राजा जी को ही सुनाऊं। अब राजा जी को सुनाने के लिए गया, उसको शुरू किया और उस यंत्र में से क्या साउंड आ रही थी, गद्धब कन्नो राया, गद्धब कन्नो। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे इस यंत्र में से ये आवाज कैसे आ रही है। बुलाया मंत्री को, बेचारा बड़ा डर गया, कहीं राजा जी मुझे पनिशमेंट नहीं देते। सही सही बताओ मंत्री, क्या बात है, तुमने ये बात किसी को कही। राजा जी माफ करें, मैंने और तो किसी को नहीं कही, परंतु जंगल में जाकर के एक पेड़ को जरूर मैंने ये बात कही थी। राजा जी के सामने सीक्रेट ओपन हो गया, क्या, पेड़ पौधे भी सुनते, पेड़ पौधे भी सुनते। अभी भी आसाम में एक बहुत बड़ा गार्डन है, वहां पर बहुत सारी प्रकार की वनस्पतियां उगाई जाती हैं, उनको 4 घंटे धार्मिक भजन सुनाए जाते हैं और वे बहुत जल्दी ग्रो कर रही हैं। इस दुनिया में कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको आप मुरली की आवाज सुनाओगे तो जल्दी ग्रो करेंगे, किसी को आप वायोलिन की सुनाएंगे, पियानो की सुनाएंगे तो वो जल्दी ग्रो करेंगे। इट मीन्स दे रिकॉग्नाइज द साउंड, वो आवाज को पहचानते हैं। थोड़ा थोड़ा उनके पास श्रोत्रेंद्रिय का भी ज्ञान है। यू हैव मेमोरी, आपके पास मेमोरी है, कल क्या खाया था याद है? याद है, ठीक है। माइंड में पैसे डालोगे तो शायद याद आ जाएगा। देखिए, इन पौधों के पास भी थोड़ी थोड़ी मेमोरी होती है, यानी ज्ञानावरणीय कर्म कैसे इनके साथ उदय भाव सूक्ष्म भाव में चलता है। अब इनके पास मन तो नहीं, आप तो संगी हो, समनस्क हो, पर ये तो अमनस्क है, असंगी है, इनके पास मन नहीं है, दे हैव नो माइंड। आपने पेड़ की छाया में विश्राम किया, अब पेड़ को
उनको ये मालूम नहीं है कि नीता यहाँ पर सोई थी, रश्मि यहाँ पर सोई थी। ये मेमोरी तो उनको नहीं होती, बट उनको ये मेमोरी अवश्य होती है कि मैंने विंटर में फूल ग्रो किए थे। नाउ विंटर हैज कम अगेन, आई हैव टू ग्रो फ्लावर। मुझे अब फूल उगाने हैं क्योंकि विंटर अगेन आ चुकी। ये मेमोरी थोड़ी थोड़ी उनको होती है। आप देखते हैं, आपको पता चलता है कि भाई ये बीमारी मैंने जिंदगी में एक बार भोग ली है। और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो लाइफ में केवल एक ही बार आप भोगते हैं, अगेन नहीं भोग सकते हैं। ऐसा ही पेड़ पौधों के साथ होता है, वो भी उन्हें पता चलता है कि भाई ये बीमारी मैं भोग चुका हूँ, अब मुझे ये बीमारी अगेन नहीं आएगी। ये सारी बातें मैंने आपको बताई कि इनके अंदर मति ज्ञान कैसे होता है, श्रुत ज्ञान कैसे होता है। देखिए, एक पत्ते को एक कीड़े ने काटा, एक पत्ते को एक कीड़े ने काटा और तुरंत उस पत्ते ने अपने पूरे साथियों को मैसेज दे दिया, सावधान, मुझे कीट ने काट खाया है, इट इज कमिंग टू बाइट यू ऑल्सो, अवेयर हो जाओ। एक ट्री अपने नेबर ट्री को ये मैसेज दे देता है, मुझे कीट ने खाया है, आप भी सावधान हो जाओ। ये क्या है? ये श्रुत अज्ञान है, दूसरे को मैसेज देना। कौन सा ज्ञान है? श्रुत ज्ञान। तो मैंने आपको कुछ बातें बताई। ये ज्ञानावर्णीय कर्म के संदर्भ में वनस्पति जगत। दूसरा कर्म दर्शनावर्णीय कर्म। दर्शनावर्णीय काम का काम क्या है? नींद दिलाना। आपको नींद आती है? नींद आती है। नींद कई प्रकार की होती है। बैठे बैठे नींद आती है, खड़े खड़े नींद आती है, कई बच्चों को चलते चलते नींद आ जाती है। दे विल मूव फ्रॉम वन रूम टू अनदर। मम्मी उठाएगी, पापा के पास दूसरे रूम में जाके सो जाएंगे। ऐसा भी होता है। एक स्लीप होती है, सूखे सूखे आएगी, जल्दी से बस बिस्तर पर गिरते ही पता नहीं कहाँ चले जाएंगे और फटाफट थोड़ा सा टाइम हुआ उठ जाए। एक नींद आती है, करवटें बदलते रहते हैं, घंटा 2 घंटा, बड़ी मुश्किल से नींद आती है और फिर आती है तो उठने में भी टाइम। जो दर्शनावर्णीय की वर्स्ट प्रकृति है, सर्वाधिक, जिसका नाम है स्त्यानर्धी निद्रा। ये सब एकेंद्रिय जीवों के स्त्यानर्धी निद्रा का उदय होता है। इसीलिए हमें ये जानने में कठिनाई होती है कि दे आर लिविंग बीइंग और नॉट, कि इनमें जीव है या नहीं, क्योंकि ये नींद गहरी मूर्छा में सोई हुई है। आप लोग थक जाते हो ना, व्हाट यू डू? रेस्ट। पौधे भी थक जाते हैं, वे भी वांट टू टेक रेस्ट, वो भी रेस्ट लेते हैं। आप सबका सोने का अलग अलग टाइम होता है। कोई रात को 12-1 बजे सोता है, कोई रात को 9-10 बजे ही सो जाता है। पेड़ पौधों के भी सोने का टाइम अलग अलग होता है। कुछ पौधे ऐसे हैं जो आधी रात के बाद ही सोते हैं, कुछ पौधे ऐसे हैं जो केवल सुबह होने के बाद ही सोते हैं। तो उनके भी दिन और रात का सर्कल चलता है। तीसरा कर्म है वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म, आपको भूख लगती है? बोलोगे लगती है ना? किस कर्म के उदय से लगती है? बोलिए। तपस्या करने वालों को तो नहीं लग रही है वो। वेदनीय कर्म के उदय से हमें भूख लगती है, क्योंकि भूखे रहते हैं तो फिर उबका भी आता है, हेडेक भी होता है, तो तकलीफ होती है ना, तो असाता वेदनीय का उदय हो जाता है। तो देखिए, इनको भी भूख लगती है। ये भी पानी का भोजन नहीं करते हैं, ये कीड़े मकोड़े भी खा जाते हैं। द्विंद्रिय त्रिंद्रिय जीवों को भी वनस्पति खा जाती है। आज भी साउथ में एक ऐसा ट्री है, आप उसके पास जाओगे तो उसकी लंबी लंबी ब्रांचेज आपको लपेट लेंगी और फिर आप उसकी पकड़ से छूट नहीं सकते हैं। इट विल किल यू।
बी अवेयर, ऐसा पेड़ भी है जो आपको मार देगा। इट मीन्स नरभक्षी ट्री। नरभक्षी ट्री पंचेंद्रिय प्राणियों को खाने वाला वृक्ष भी होता है। आप देखते हैं किसी का पेट 2 रोटी से भर जाता है और किसी को ज्यादा चाहिए, ऐसा भी इनमें होता है। किसी को ज्यादा भोजन चाहिए और किसी को कम भोजन चाहिए। हमारा भगवती सूत्र कहता है कि जब वर्षा ऋतु होती है तो पेड़ पौधे ज्यादा भोजन करते हैं, और हमारा साइंस कहता है कि जब पौधे फल बनाते हैं, पौधे फल बनाते हैं, माँ जब बेबी को जन्म देती है, प्रेग्नेंट होती है, तो उसे थोड़ा ज्यादा भोजन की जरूरत रहती है। यू कैन कंपेराइज। जब पौधे फल बनाते हैं उस समय उनको ज्यादा भोजन की जरूरत होती है। वेदनीय कर्म का काम है रोग पैदा करना। रोग पैदा करना। अब देखिए, आपको कभी गैस ट्रबल हो गया, कभी एसिडिटी प्रॉब्लम हो गई, कभी कफ प्रॉब्लम हो गई। भाइयों बहनों, इनको भी होती है गैस ट्रबल, इनको भी होती है एसिडिटी, और इनको भी होती है कफ की बीमारी। अब इनको अगर वायु होगी तो अपन नहीं समझते हैं, जो वनस्पति स्पेशलिस्ट है वो बता सकते हैं कि उस पेड़ का तना पतला हो जाएगा, उसमें गांठें पड़ जाएंगी, उसका फल कठोर हो जाएगा, कफ है तो पत्ते मुड़ जाएंगे, पीले पड़ जाएंगे, उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, उनके पित्त हैं तो उनको पीलिया हो जाएगा। आपको पीलिया होता है? जॉन्डिस, इनको भी पीलिया होता है। ज्यादा भोजन कर लोगे तो क्या होगा? अजीर्ण हो जाएगा, अपच हो जाएगा। इनको भी अजीर्ण होता है, इनको भी अपच होता है। आप देखते हैं दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके भयंकर असाता वेदनीय कर्म का उदय, और कुछ ऐसे लोग जिनके साता वेदनीय कर्म का उदय, कोई तकलीफ नहीं। आप देखिए कुछ ऐसे गार्डन हैं जिनकी माली बार बार कटाई करता है। इट मीन्स उनके ज्यादा असाता वेदनीय कर्म का उदय है। कुछ ऐसे पेड़ हैं जंगल में खड़े हैं, कोई उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करता, तो उनके असाता वेदनीय कर्म का कम उदय है। आपके सामूहिक असाता वेदनीय कर्म का उदय आता है। गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, प्लेन क्लैश हो गई, क्या होगा? 10, 20, 50, 100 व्यक्ति एक साथ मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। संगातिया वेदनीय कर्म उदय, समझ गए? संगातिया वेदनीय कर्म उदय में आ गया। ये संगातिया कर्म इनके भी उदय में आता है। पूरा खेत लहलहा रहा है, एक टिड्डी दल आया, एक टिड्डी दल आया, क्या होगा? सारी फसल को नष्ट करा देगा। Sapni ji, can I just interrupt here? When you mentioned about Sangatia Uday and accident, so when for example, in Brazil, in the rainforest, when thousands of trees are killed for logging by, developers, so एक ही साथ में हजारों झाड़ के नष्ट कर देते हैं, so how do you explain that? I will. Yes. अब देखिए, तो फिर जैसे आप दवाई लेते हैं तो आपके वात पित्त कफ ठीक हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से इनको किस प्रकार वाटरिंग किया जाए तो उनकी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। आपकी बीमारी के लिए हॉस्पिटल हैं, इनको बीमारियों को ठीक करने के लिए भी कंपनियां काम कर रही हैं। कैसे 30 वर्ष के बूढ़े पेड़ को पुनः 3 वर्ष का बना दिया जाए, ये रिसर्च आज हमारे इंडिया में, विदेशों में चल। मोहनीय कर्म भी इनके हैं। आप देखिए, ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, ये पौधे बड़े अच्छे भाव से पहचानते हैं। हमें साफ सुथरा स्थान चाहिए, अनुकूल वातावरण चाहिए, गर्मी नहीं चाहिए, सर्दी नहीं चाहिए। पेड़ पौधे भी ऐसा चाहते हैं। जब कोई आरी लेकर के, चक्कू लेकर के इन्हें काटने के लिए जाता है तो दे क्राई, उनको भय लगता है, उनको भय लगता है। तो कहने का मतलब है
कि वे भी शुभ भावों को और अशुभ भावों को पहचानते हैं, राग द्वेष से उनके भी युक्त हैं। समय पूरा हो रहा है, अभी आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय 4 क्रम मेरे बाकी है। आयुष्य में देखिए आप, निगोद का छोटा सा जीव एक श्वासोश्वास में 16.5 बार जन्म मरण कर लेता है। इतना छोटा आयुष्य निगोद के जीव का, समझ लिया, इतना छोटा। और दूसरी तरफ नारकी देवता का उत्कृष्ट आयुष्य 33 सागरों का, बड़ा लंबा असंख्य पीरियड है। इसी प्रकार से आप इनमें भी देखिए, कोई 5 वर्ष जिएगा, कोई 10 वर्ष जिएगा, कोई 100 वर्ष जिएगा। ऐसे भी आज अनेकों पेड़ हैं जो 5-5 हजार वर्षों से खड़े हैं। 5,000 वर्षों का उनका आयुष्य है। सबसे बड़ा कहते हैं कि वट वृक्ष का आयुष्य होता है, जिसे अमरत्व का वृक्ष कहा जाता है। वट वृक्ष अमरत्व का वृक्ष कहलाता है। अगला कर्म है नामकर्म। नामकर्म पेंटर है, अलग अलग चेहरे, अलग अलग साइज, अलग अलग शेप बनाता है। दुनिया में आपको एक भी व्यक्ति एक जैसा नहीं मिलेगा, सबके अलग अलग, और ना तो हम किसी को पहचान ही नहीं पाएंगे। आपके फिंगरप्रिंट सबके लिए जाते हैं, सबके फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं। ठीक उसी प्रकार से कुछ पेड़ बहुत लंबे होते हैं, कुछ पेड़ बहुत ऊंचे होते हैं, कुछ पेड़ बहुत मोटे होते हैं, कुछ पेड़ बहुत पतले होते हैं, कुछ पेड़ हमें सामने दिखाई देते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। इतने सूक्ष्म, इतने सूक्ष्म। ये क्या है? ये सारा वनस्पति जगत का नामकर्म है। नामकर्म, आप देखिए, नामकर्म की अनेक प्रकृतियां हैं। उद्योत नामकर्म, मैंने अपनी रिसर्च में लिखा, राकी नाम का एक ऐसा ट्री है, राकी नाम का एक ऐसा ट्री है जो 1 माइल तक रोशनी देता है। उसकी रोशनी में बैठ करके आप सूक्ष्म से सूक्ष्म अक्षरों को रीड कर सकते हैं। काल कोरैया नाम का एक ऐसा पेड़ है जिसके आतप नाम कर्म का उदय है। उस काल कोरैया ट्री की छाया जहां पड़ती है तो सारी घास नीचे से जल जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि नाम कर्म वनस्पति में हमारे से साम्यता बैठती है। गोत्र कर्म, किसी को ऊंचे स्टेटस में देना, किसी को नीचे में देना, ये सारा गोत्र कर्म का फल है। अब देखिए, बल होता है, किसी आदमी, कोई है वो 50 किलो वेट भी उठा लेगा, 100 किलो का बोरा भी उठा लेगा, और कोई 1 जग उठाने में भी तकलीफ महसूस करता है। अब कई पेड़ ऐसे हैं, तूफान आएंगे तो अपने ट्रंक को बड़ा स्ट्रॉन्ग करके रखते हैं, मजबूत है उनका बल, और कुछ थोड़ी सी हवा आते ही गिर जाते हैं। एक पेड़ है जिस पर लाखों लाखों फूल है, एक पेड़ है जिस पर कोई फूल नहीं, एक पेड़ है जिन पर करोड़ों करोड़ों पत्तों का वैभव है, एक पेड़ है जिसके पास कोई पत्ते नहीं, ठूंठ है। एक पेड़ है, एक फूल है, उसके पुष्प भगवान के चरणों में चढ़ते हैं। एक पुष्प है, एक ट्री है, उसके पुष्प अर्थी पर चढ़ते हैं, पैरों के नीचे कुचले जाते हैं। 24 तीर्थंकरों को कैवल्य ज्ञान वृक्षों के नीचे ही हुआ था। सबका अपना अपना फिक्स है, किस भगवान को कौन से वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। इट मीन्स जिनके नीचे तीर्थंकरों को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, जो फूल भगवान की प्रतिमा पर चढ़ते हैं, उनके उच्च गोत्र कर्म का, और जो अर्थी पर चढ़ते हैं, पैरों नीचे कुचले जाते हैं, उनके नीच कर्म का उदय होता है। हमारे कई ऐसे गार्डन हैं, प्रसिद्ध है, पिंजौर गार्डन,
उधर चंडीगढ़ में क्या रॉक गार्डन, रोज गार्डन, ऐसे कई हैं, हैंगिंग गार्डन, कहाँ है? वृंदावन मैसूर में। हाँ, वृंदावन गार्डन। अब देखिए कई तो ऐसे गार्डन है जिनको लाखों लाखों लोग हमेशा टूरिस्ट देखने के लिए आते हैं, और कोई को बेचारे को ऐसे पेड़ है जिनको कोई जाता ही नहीं। इट मीन्स उनके पास उच्च गोत्र कर्म का, आपसे ज्यादा बातचीत करेंगे, ज्यादा नेता लोग आएंगे, इट मीन्स अच्छा स्टेटस है आपका उच्च गोत्र का। अंतिम बात, अंतराय कर्म। आपके अंतराय कर्म आता है, तैयार हो गई, सूटकेस लेकर के इंडिया जाना है, एयरपोर्ट पर पहुंच गई, अभी फ्लाइट आई नहीं थी, बोर्डिंग पास लिया नहीं था, उससे पहले ही फोन आ गया, बच्चे का फ्रैक्चर हो गया है, बच्चा गिर गया है, व्हाट विल यू डू? यू विल गो टू इंडिया और नॉट? नहीं जाओगे ना, टिकट कैंसिल करवा दोगे। ठीक, क्यों 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 करवाई? अंतराय कर्म का उदय आ गया, अंतराय कर्म का उदय आ गया जतिन भाई। अब इनके कैसे आएगा पता है आपको? एक बहुत सुंदर गार्डन था, माली ने सोचा टाइम हो गया है, फल पौधों को पानी पिला करके आ जाता हूँ। अब थोड़ा जल्दी में था, जा रहा था, उबड़ खाबड़ रास्ता था, माली को ठोकर लग गई, गिर गया, घुटने में चोट लग गई। अब वहाँ गार्डन में तो नहीं पहुंचा, और वो माली कहाँ पहुंच गया? हॉस्पिटल में पहुंच गया। वाई? राइजिंग ऑफ अंतराय कर्म ऑफ वेजिटेबल ऑफ गार्डन। उस गार्डन के जीवों के अंतराय कर्म का उदय आ गया था। तो मेरी चर्चा तो बहुत लंबी है। What about the gardener's karma? उसका भी कर्म है ना? उसका भी तो, उसके असाता वेदनीय कर्म का उदय आ गया ना, गार्डनर के। Okay. उसके असाता वेदनीय कर्म का उदय था। सब एक दूसरे से कनेक्टेड है दिनेश भाई। इतना सूक्ष्म जगत है, इतना सूक्ष्म जगत है, एक भव तो क्या, पता नहीं कितने भव लेने पड़ेंगे तब उस डीप में हम जा सकेंगे। किसी और जीव के कर्म, किसी और जीव के कर्म का उदय होने से अब देखिए, अपने परिवार में एक व्यक्ति बीमार हो जाता है, एक व्यक्ति के पोलियो हो गया, किसी को कोई बीमारी हो गई, इट मीन्स पूरे परिवार का कनेक्शन, उदय भाव, फाइनेंशियल भी उसका इफेक्ट आएगा, मेंटली असर भी आएगा, सुख दुख का अनुभव भी होगा, अब घर का काम भी फिर करना पड़ेगा, सब पर एक दूसरे पर असर आता है, इफेक्ट आता है। तो मेरे को जो हमने विषय डिसाइड किया था कि कर्मों के संदर्भ में वनस्पति कर्मों के संदर्भ में, तो मैंने एक छोटी सी डिस्कशन आप लोगों के सामने प्रस्तुत की। मैं सोचती हूँ क्लियर होगा आप लोगों को सबको मेरी बातें। फिर भी यदि आपकी कोई जिज्ञासा हो तो जो वनस्पति को जब हम उसकी रक्षा करते हैं, पानी देते हैं, देखभाल करते हैं, वो एक कर्म अपनी जगह, और जब सीजन के अकॉर्डिंगली कटिंग करनी पड़ती है, कुछ ऐसे कार्य करने पड़ते हैं। तो देखो कर्म तो बंधेंगे, पानी दोगे तो भी कर्म बंधेंगे क्योंकि वो उनमें जीवत्व है, कटाई करोगे तो भी कर्म बंधेंगे, वो आपकी इच्छा है, करे न करे वो अलग बात है। हाँ, इसका मतलब फिर कर्म कम करने तो हम फिर उगाए नहीं पेड़ और गार्डन और फिर करे ही नहीं, मतलब देखो जैन फिलोसॉफी तो यही कहती है, वो देखो पर्यावरण की दृष्टि से हम मानते हैं कि हमारा जीवन सारा इन्हीं पर टिका हुआ है, इसके बिना वी कांट लिव। हमारा मूल आधार, श्वास का आधार ऑक्सीजन पेड़ पौधों से हमें प्राप्त होती है, परंतु इस बात को भी साथ साथ में समझना होगा कि ये जीव हैं और उनको हम थोड़ा सा भी कष्ट देते हैं तो फिर हमारे बंधन का कारण बनता है। Vandami, it's a very interesting topic, and even if you type in Google, if you just type plants communicate with each other, there is a very interesting article which came in the Guardian newspaper 2nd of May and says plants talk to each other through the roots. कि रूट्स के साथ वो करता है। तो अब जो बोल रहा है, और इवन रिसर्च साइंस पर वही कहता है, और दूसरा साइंटिफिक मैगजीन है उसमें आया है कि प्लांट्स इवन टॉक थ्रू द एयर बाय सम केमिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो सब कुछ रिसर्च आ रहा है ऑन ऑल सपोर्टिंग। राजू भाई, ये सारी बात
only I explained in 8th chapter. I took only one chapter and I explained only 1/3 of that. Only I explained you 1/3 of one chapter. ये सारी जो आपने बताई है मैंने किया। हाँ पीयूष जी, पीयूष जी है ना? जी जी। जैसे किसी समूह का कर्म है, जैसे वनस्पति का कर्म है, जैसे वनस्पति मेरे कर्मों से उसका कोई नाता नहीं है। वैसे मेरी इच्छा हुई कि मेरे को गार्डन अच्छा दिखने का है, अच्छा देखना है, और मैंने उसको बोला ये पेड़ मेरे को नहीं अच्छा लग रहा, मैंने काट दिया, तो कर्म मेरा है। लेकिन वनस्पति का कुछ, उस वनस्पति का पिछला कर्म था या था उससे कोई रिलेशन? जी, क्योंकि वनस्पति की इसमें हम कोई गलती नहीं है, वो तो उगी अपने हिसाब से। नहीं, थोड़ा बहुत संबंध जगह होता है। देखिए मोहनीय कर्म का है, पीयूष जी ने, दिनेश जी ने, दोनों ने अपने अपने कमरे में एक एक अलग अलग गमला रखा है, और ठीक समय पर आपने दोनों ने पानी दिया, उसको धूप भी दिया, खाद भी दी, सब कुछ दिया, पर आपने भावना की कि ये जल्दी जल्दी ग्रो हो। दिनेश जी ने भावना की इट फिनिश, ये खत्म हो जाए। क्या हुआ, 1 महीने के अंदर अंदर पीयूष जी वाला पौधा तो ग्रो कर गया और आप वाला समाप्त हो गया। फिर इन्होंने सोचा कि भाई हो सकता है लकीली ऐसा हो गया होगा। फिर दिनेश जी ने उसी पौधे के प्रति शुभ भावनाएं भाई, और पीयूष जी ने उल्टा किया, अशुभ भावनाएं भाई। पानी, धूप, सन, खाद, एवरीथिंग वाज सेम, सब कुछ ओके था, बट भावना से एक प्लांट ग्रो कर गया और एक फिनिश हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि पीयूष जी ने कहा कि हर जीव का कहीं न कहीं हमारे साथ एक पृथ्वी का सुई जितना नोक स्थान भी ऐसा नहीं है जहां पर हमारा कनेक्शन न रहा हुआ। सबके साथ हमारा कनेक्शन रहा, तो उन जीवों के साथ भी हमारा कभी न कभी, कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में, थोड़ा ज्यादा, किसी न किसी रूप में संबंध है। मतलब किस कर्म से मतलब हम प्लांट बन सकते हैं? ब्रीफली, आई नो इट्स प्रोड्यूस वेरी लॉन्ग। आपको पढ़ना हो डिटेल में तो जो हमारे तिर्यंच गति के बंधन, ये सारी तिर्यंच गति है ना, तिर्यंच गति। आप है मनुष्य, और ये कीड़े मकोड़े, उड़ने वाले जीव, पानी वाले जीव, बिल्ली, डोगी, ये सब क्या है? तिर्यंच गति है। ये एकेंद्रीय जीव भी सभी तिर्यंच गति है। तो इनका मूल कारण है झूठ, माया, गूढ़ माया। एक झूठ को ढकने के लिए 100 झूठ बोलना, झूठा माप तोल करना, ये सब तिर्यंच गति में जाने के कारण। शराब भी लगता है पैरों को, पगों को शराब लगता तो है, आदमियों को बोलते हैं कि शराब से अच्छा दिमाग नहीं होता है। देखिए मैंने कहा कि मोहनीय कर्म का उदय है, शुभ अशुभ भावों को पहचानते हैं, तो वरदान और अभिशाप को भी पहचानते हैं पौधे। वरदान और अभिशाप को भी वे कैच करते हैं। ठीक है, मेरी क्लास 15-20 मिनट लेट हो गई है। श्राप भी तो बैड फीलिंग का क्लाइमेक्स Can we है। extend for like 10 minutes? जरा इंटरेस्टिंग है तो क्या है, सब लोग आया है समझ ली। We will have 15 minutes late। एक मिनट। एक ट्री हो तो उसमें एक ही आत्मा होता है, और नहीं, इसलिए वो एक ट्री में नहीं, एक पत्ते में असंख्य जीव हैं। एक इतना जीव ही आत्मा, जीव और आत्मा तो एक ही है ना। किरण जी है क्या? एक प्रतिभा जी, एक पत्ते में असंख्य जीव है, यानी सुई की नोक टिके उतना सा जो इसका कण है पत्ते का, उसमें भी असंख्य जीव, असंख्य जीव। तो हमारा सब अजीब से जीव जाता है। अजीब और जीव क्या होता है? मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, हाँ, दुनिया में जीव ज्यादा या अजीब ज्यादा?
Someone? जीव जीव जाता. जीव जाता है. You have to again think. I will explain it later. It will take time more. हाँ ठीक है. प्रत्याख्यान करवा दूं. हो सकता है हम कभी इसका ओपन डिस्कशन रखेंगे, इस विषय को फिर कभी चलाएंगे. हाँ तो अभी तो पहले एकासन का करवाऊं. सुषमा जी एकासन जिनके हैं आज इनके चौथा एकासन है. सुषमा जी चौथा एकासन का त्याग दे देती हूँ. कल 11 सबके एकासन है क्या? हाँ जिसके चौथा है, पहला है, दूसरा है, सबको कल 11 बजे से पहले तो करेंगे नहीं. आज एक बार उपरांत बैठकर भोजन करने का त्याग है और कल